हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7th एंड आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और इसमें लिखा है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे वेदर किसे बोलते हैं, फिर हम समझेंगे क्लाइमेट किसको बोलते हैं और फिर हम समझेंगे कि क्लाइमेट के जैसा क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट में एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कैसे कर लेते हैं, तो इस बात को हम समझेंगे। मतलब हम एडेप्टेशन को पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में हैं। वेदर की अगर मैं बात करूं, आज थोड़ी सी गर्मी मुझे महसूस हो रही है, बाहर धूप अच्छी खासी है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि मौसम में गर्माहट है। जब बारिश पड़ती है तो मैं कह सकता हूं कि आज मौसम सुहाना है और बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है। मौसम शब्द का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए किया जाता है, 1 घंटा 2 घंटे के लिए किया जाता है, या ये समझिए 1-2 दिन के लिए भी किया जा सकता है। किसका इस्तेमाल? मौसम शब्द का, जिसे हम वेदर कहते हैं। वेदर जो है ये कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं बल्कि बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बहुत छोटे से टाइम का। जैसे संडे को बारिश हुई, मंडे को बारिश नहीं हुई। संडे का मौसम था सुहाना, संडे का मौसम था बारिश वाला, मंडे का मौसम गर्मी वाला हो गया। अभी मतलब ये एक एग्जाम्पल है। आज देखिए आप गर्मी कितनी है और गर्मी का कितना मौसम है, इसलिए हम इसको कहेंगे। मौसम के माने ये होते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड में जो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर की कंडीशन और किसकी कंडीशन? एटमॉस्फेयर के प्रेशर की कंडीशन। देखिए इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जब कम होता है तो फिर आंधी तूफान बारिश के आने के अंदेशे भी होते हैं। तभी तो घर वाले लोग कहते हैं कि भाई गर्मी बहुत हो रही है, बारिश होने वाली है। मतलब ये है कि जब गर्मी होती है, समझिएगा बात को, मान लीजिए इस इलाके में गर्मी हुई, गर्मी की वजह से यहाँ की सारी हवा फैल करके ऊपर चली गई। जब गर्म हवा ऊपर को उठती है तो यहाँ खाली जगह हो जाती है, मतलब यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। आसपास के इलाके में जब हाई प्रेशर होता है तो हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागी चली आती है, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है तो फिर क्या होगा? साथ में जो इसके आसपास का मतलब वाटर होगा वो यहाँ ले आती है, और यहाँ चूँकि गर्मी है वाटर वेपर होंगी, और वो वाटर वेपर यहाँ आते ही जब मतलब इस इलाके में पहुँचेंगी तो बारिश करेंगी। राइट? मतलब लो प्रेशर की वजह से भी बारिश हुई। इसके अलावा कितनी बारिश हुई, कितना मतलब ह्यूमिडिटी, आज नमी कितनी है। जाड़ों के दिनों में नमी ज़्यादा होती है, दिन में मतलब कोई कपड़े सूखने का नाम भी नहीं लेते, और गर्मियों के दिनों में नमी बिल्कुल उड़ जाती है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि जो नमी होती है उसको गर्म करके भाप बना के, वाष्प बना के, वेपर बना के ऊपर उड़ा देती है। तो वेदर को नापने के लिए मैं क्या क्या आपको बता रहा था? मैंने कहा कि वेदर को जानने के लिए, वेदर को समझने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 टेम्परेचर। वेदर को समझने की पहली कड़ी क्या है? टेम्परेचर। दूसरी कड़ी क्या है वेदर को समझने की? दैट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी वेपर है, ह्यूमिडिटी, एंड इसको अलग लिख लेते हैं रेनफॉल। इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज विंड्स, यानी एयर, विंड्स। अगर हम इन 4 कंसेप्ट को समझें, एक पर्टिकुलर टाइम में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी है, विंड कैसे चल रही है, तो उसको हम कहते हैं कि हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। मौसम किसी भी स्थान का जल्दी जल्दी बदलता रहता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। मतलब मैं क्या लिख दूँ इसको? शॉर्ट ड्यूरेशन। किसकी? मौसम की। जबकि क्लाइमेट भी एक तरीके से मौसम की इन्हीं चीज़ों को जानता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक का मौसम क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेट की मतलब जो एवरेज ये कंडीशन 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन की नहीं नापी जाती, बल्कि लगभग
25 से 30 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है पिछले 25 से 30 साल के रिकॉर्ड को देखकर क्लाइमेट बताई जाती है। हमारे यहाँ की क्लाइमेट लगभग एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आर दिस गुलाउटी रीजन। अगर हम देखें राजस्थान की बात करें, पिछले 25 से 30 सालों में राजस्थान का एवरेज जो टेम्परेचर था दैट वाज 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। इट्स टू मच हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है ये। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ गर्मी कम है और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में गर्मी ज़्यादा है। कैसे बताई हमने ये हमने बताया है एक लंबे ड्यूरेशन को देखते हुए, 25 से 30 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए हमने ये चीज़ें बताई हैं। ये एवरेज होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न। किसका पैटर्न? इन सारी चीज़ों का लगभग 25 साल का रिकॉर्ड जब बताता है किसी एक जगह की क्लाइमेट के बारे में कि यहाँ क्लाइमेट कैसी हो सकती है। अब देखिए, मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप बना के आपको क्लाइमेट के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये देखिए, आपने सुना होगा कि ये लगभग जम्मू कश्मीर, राइट भाई। अगर मैप थोड़ा ठीक ना बने तो आप लोग ये ना समझें कि मैंने मैप गलत बनाया है। डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऐसे और समझ लेंगे। कुल मिलाकर ये मैं एक इंडिया का रफ आउटलाइन में बनाया है, ये कोई स्केल से नहीं है। अब इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये अगर सेंटर माना जाए तो इसको हम नॉर्थ कहेंगे, इसको हम ईस्ट कहेंगे, इसको हम वेस्ट कहेंगे और इसको हम साउथ कहेंगे। देखिए, नॉर्थ में हिमालय है और हिमालय पर्वत जितने भी मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब होता है ठंड का होना। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा क्लाइमेट है। यानी हिमालयन रीजन में क्या क्या आता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर यहाँ सिक्किम, यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो ये जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, ये कोल्ड स्टेट कहलाते हैं, ये कोल्ड रीजन के हैं। यानी यहाँ पर क्या है? क्लाइमेट ठंडी है। क्यों ठंडी है? यहाँ पर पर्वत हैं, ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं और पहाड़ी इलाके में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ठंडा होता है, क्योंकि समुद्र की सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता चला जाता है और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। जब हम मान लीजिए एवरेस्ट के ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है समुद्र की सतह पर, तो एवरेज पर कितना मतलब एवरेस्ट पर जो टेम्परेचर होगा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये 6.5 कम हो जाएगा, यानी 18.5 बचेगा। फिर 6.5 कम होगा तो ये 12 बचेगा, फिर 6.5 कम होगा तो फिर ये 5.5 बचेगा, फिर 6.5 कम होगा तो माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस होगा। कितने किलोमीटर जाने पर? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की पहाड़ी पर पहुंचने पे माइनस का टेम्परेचर, 5 किलोमीटर की पहाड़ी पर पहुंचने में माइनस के 7.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। माइनस का मतलब बिल्कुल बर्फीला इलाका। और अगर हम बात करें 1 किलोमीटर और एवरेस्ट की तो 8.5 है, चलिए हम 8 किलोमीटर पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कितना, माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर, माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस। कहाँ है ये टेम्परेचर? ये टेम्परेचर हमारे एवरेस्ट के इलाके में है, माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कह रहा था कि कोल्ड रीजन है हिमालय का, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे मतलब क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, क्या बोलेंगे? कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन, कोल्ड क्लाइमेट, राइट। अगर मैं बात करूं राजस्थान के इस वाले इलाके की, तो राजस्थान के इलाके में हॉट क्लाइमेट है। क्यों हॉट है? यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ पानी बहुत कम है,
और यहाँ गर्मी है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं हॉट क्लाइमेट। यहाँ चूंकि समुद्र है, देखिए आप साउथ में यहाँ समुद्र है, इधर भी समुद्र है, दोनों तरफ से समुद्र है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कंसेप्ट आपने सुना होगा, उसके हिसाब से यहाँ और यहाँ इस इलाके में ठंड रहती है, ना ठंड होगी ना सर्दी होगी, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। और उस टेम्परेचर को हम क्या मतलब उस बात को हम बोलेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ हॉट क्लाइमेट, यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ नॉर्मल क्लाइमेट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कोल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत हैं। और लेकिन यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे चेरापूंजी, मौसिन राम, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। और जब बारिश होती है तो उस वजह से यहाँ रेनी क्लाइमेट हो जाएगा, इस इलाके में रेन बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट को मैंने समझाने की कोशिश की है, इंडिया में अलग अलग जगह पर बताने की कोशिश की है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दार्जिलिंग का इलाका जो असम का हिस्सा है, दार्जिलिंग अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होती है, तो वहाँ की क्लाइमेट अलग टाइप है, उसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न पार्ट, ये तो ईस्ट था, वेस्टर्न पार्ट की बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें तो ह्यूमिड क्लाइमेट है। और अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, यानी कि इस इलाके की, यहाँ हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ बहुत कम बारिश मिलती है, और जब बारिश नहीं होती है तो ठंड का भी बहुत कम नाम होता है, इसलिए हॉट टेम्परेचर है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सदर्न पार्ट है, वेट क्लाइमेट यानी ह्यूमिड क्लाइमेट होती है इसकी। अब एक टॉपिक हमारा बचा, दैट इज़ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, यानी जैसा जलवायु हो जाती है, जैसा एक 25 से 30 साल का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड हो जाती है, उसके लिए वहाँ रहने वाले, उस इलाके में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें रहने के लायक बना लेते हैं, उस क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ तैयार कर लेते हैं। और वो जो अडेप्टेशन है, वो जो तैयारी है, वो जो उनका मॉडिफिकेशन है, हम उसे पढ़ेंगे, जिसे हम अपने भाषा में, विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में अडेप्टेशन कहते हैं। अब अडेप्टेशन कहाँ कैसा होता है ये समझने की बात है। पोलर रीजन, पोलर रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। कहाँ का ठंडा इलाका है? इस पूरी ज़मीन में, मैंने आपने समझा होगा, आपने ये समझा होगा कि ये पूरी की पूरी ज़मीन है, और ज़मीन का ये इक्वेटोरियल यानी कि बीचों बीच का हिस्सा है, और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन पोलर रीजन कहलाता है, ध्रुवीय रीजन कहलाता है इस ज़मीन के। तो ये जो पोलर रीजन है, यहाँ बर्फ़ होती है, ये बर्फीला इलाका है, या आईसी इलाका है, ये भी आईसी इलाका है अंटार्कटिका का। अगर नॉर्थ की बात करें और साउथ की बात करें तो ये दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ बर्फ़बारी रात दिन होती रहती है, यहाँ बर्फ़बारी मतलब एक नॉर्मल यहाँ की बर्फ़बारी से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस इलाके में अच्छी खासी बारिश के लिए ये इलाका जाना जाता है पूरी ज़मीन पे, इस इलाके में। इसके अलावा यहाँ आप देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब इसमें मतलब क्लाइमेट पाई जाती है। फ़िलहाल हम इस क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। इस रीजन में बर्फ़ बहुत पड़ती है, बर्फ़ बहुत पड़ती है तो हम जैसों का रहना तो वहाँ आसानी से मतलब रह नहीं पाते, लेकिन वहाँ जानवर अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। और उनमें मॉडिफिकेशन कैसा होता है, आपने देखा होगा कि बर्फीले भालू, बर्फीली चिड़िए, रेनडियर, फॉक्सीज, वेल्स, ये सब क्या करते हैं, यहाँ तो टेम्परेचर -37 से भी नीचे जाता है, तो इनकी बॉडी पे या तो फैट आ जाती है। फैट का मतलब होता है बहुत मोटी, मतलब चर्बी, और वो चर्बी असल में क्या होती है, वो इंसुलेशन का काम करती है। आप जानते हैं इंसुलेटर उसको कहते हैं जो हीट की एनर्जी को मतलब ट्रांसफ़र को इधर से इधर, इधर से इधर ना होने दे। किसको कहते हैं इंसुलेटर? जो हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र को रोकता हो। पोलर बियर की खाल मोटी होती है, उस मोटी होने की वजह यह है कि उसके अंदर चर्बी भरी है, और वो जो फैट है, उस फैट की वजह से पोलर बियर की अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती, और उसकी हीट लॉस नहीं होती, उसके बॉडी की हीट मेंटेन रहती है, इससे वो बच जाता है, इससे वो इस क्लाइमेट में रहने के
लायक हो जाता है, जो पोलर क्लाइमेट है, जो बिल्कुल ठंडी क्लाइमेट है। इनके बाल भी यहाँ कुछ जानवर होते हैं जिनके बाल बहुत घने होते हैं। अगर असल में जो घने बाल होते हैं उनके ये जैसे ये बाल है, इन बालों के बीच में क्या होगा, एयर होगी, और ये एयर असल में इंसुलेशन का काम करती है। और इंसुलेटर का काम जब करेगी तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी इस एयर की बिना पे, इस एयर की बिहाफ पे बाहर को न जाएगी। जब बाहर वो नहीं जाएगी, अंदर ही उसके मतलब वो एनर्जी रहेगी, तो वो वहाँ सर्वाइव करने के लिए लायक होगा। अगर उसकी हीट लॉस हो गई तो फिर वो उस लायक भी नहीं रहेगा, और यहाँ तक कि उसके एंजाइम वर्क करना बंद कर देंगे, और जब एंजाइम वर्क करना बंद कर देंगे तो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इस इलाके में जो माइनस के 37 डिग्री सेल्सियस तक का भी ठंडा इलाका है। तो ऐसे इलाकों में इंसुलेशन का काम कैसे होता है, एक तो ये कि इनकी मोटी फैट पाई जाती है इनके स्किन में, दूसरा ये कि इनके बाल घने होते हैं जिनमें जो इंसुलेशन का काम करते हैं और इनकी एनर्जी लॉस होने से बचाते हैं। इनके पंजे जो होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं और वो बर्फ़ पे चलने में इन्हें मदद करते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी की और छोटे भी होते हैं। जितने भी पोलर बियर होंगे या जितने भी इस इलाके में होंगे, उनके हाथ पैर आप देखेंगे बहुत छोटे होंगे, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितने लंबे होंगे, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हीट लॉस होगी। उस हीट लॉस से बचने के लिए इनके हाथ पैर छोटे होते हैं। दोनों आगे के हाथों को हम बोलते हैं फोर लिम्स, और पीछे के मतलब हाथ पैरों को बोलते हैं हिंड लिम्स। तो फोर लिम्स और हिंड लिम्स जो हैं बहुत छोटे होंगे। इसके अलावा इनके कान भी बहुत छोटे होंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर कान बड़े होंगे तो यहाँ से भी एनर्जी जो है लॉस होगी, तो वो चाहते हैं कम से कम उनका सरफेस एरिया हो ताकि उनकी एनर्जी लॉस ना हो। बाहर की एनवायरनमेंट का चूँकि माइनस के 37 तक टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। पेंगुइन का भी यही रीज़न है, वो भी पोलर एरिया में रहती है। पेंगुइन भी बर्फीले इलाकों में रहती है, और उसके जो फिदर हैं, जो सफ़ेद कलर के पर हैं, वो भी इसी काम को करते हैं। इसके अलावा दे हैव थिक स्किन, अ लॉट ऑफ फैट अंडरनीथ, उनके मतलब स्किन में भी जो है फैट होती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि पेंगुइन के अंदर एक आपस में ये मतलब बिल्कुल क्लोज रहते हैं। जब क्लोज रहते हैं तो हीट लॉस इतनी नहीं होती है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसको बोलते हैं जो पानी में मतलब तैर सकती हो, दौड़ सकती हो। तो ये अपनी हीट लॉस से बचाने के लिए जब तैरते हैं पानी के अंदर चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सरफेस पे होता है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक बच गया, दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने आपको ये वाला बताया है, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वाला इलाका ये इक्वेटर कहलाता है, बीच की लाइन। इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो नॉर्दर्न और ये सदर्न। वैसे इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिकल एरिया में मैंने आपसे बताया था बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। रेनफॉल के जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को, जब बारिश ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बरसात के मौसम में पेड़ पौधे घास वगैरह ज़्यादा उग जाती है। आप सड़क के रास्ते के किनारे जब चलते हो तो आप ये देखते हो कि सड़क के किनारे बहुत सारी घास झाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश हुई, बारिश होने की वजह से पेड़ पौधों जो हैं फले फूले हैं, और जब वो फले फूले हैं तो जाहिर सी बात है उन पे डिपेंडेबल जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी जो है फलेंगे फूलेंगे। यानी यहाँ ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के इस इलाके में आप देखोगे कि ये वाला जो इलाका है दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, और बारिश होने की वजह से घने जंगल हैं। जब घने जंगल होंगे तो फिर उन पर डिपेंडेबल जो ऑर्गेनिज्म होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें एग्जांपल है रेड आइड फ्रॉग का कि इट लिव्स ऑन ट्रीज हैंस हैज़ स्टिकी पैड्स। ये पेड़ों पर रहने वाला है, और पेड़ों पर रहने वाले के मतलब इसको चिपचिपे हाथ पैर होते हैं, पंजे होते हैं, यानी अपने आप को ये अडेप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। लॉयन टेल्ड मकर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बर्डेड एप लाइक ऑर्गेनिज्म है। मतलब ऐसे समझिए कि लंगूर जैसा ये दिखाई देता है मूंछों वाला, लेकिन इसकी जो पूंछ होती है वो शेर के जैसी होती है। इसका जो इट फीड्स मेनली ऑन द ट्रीज, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, मतलब वही जो
जंगल में अक्सर मिलता है, उसी पे ये निर्भर करता है, अपनी ज़िंदगी को चलाता है। कभी कभी ये कीड़े मकोड़ों को भी वहाँ खा लेता है। जो पेड़ के बार्क होती है उस बार्क को हटाया, उसमें कीड़े मकोड़े निकले, उनको भी ये खाता है। इसका ज़्यादातर जो टाइम गुजरता है वो भी पेड़ के ऊपर ही गुजरता है। एनिमल जैसे कि लायन है, लिपार्ड है, ये फॉलो करते हैं एडेप्टेशन, जैसे कि ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। उसमें कौन कौन कलर चेंज करता है, आपने छिपकली का नाम सुना होगा। कैमोफ्लेज बोलते हैं कलर को चेंज करने वाले ऑर्गेनिज्म को। यानी अगर वो ग्रीन लीफ पे बैठा है तो अपनी बॉडी को बचाने के लिए, जैसे इसे प्रीडेटर ना खाए, तो अपना कलर ये ग्रीन कर लेते हैं। अगर ये किसी रेड मतलब इलाके में बैठे हैं और कोई इन्हें देख न ले, इसलिए ये अपना कलर फिर रेड कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज कहा जाता है। कैमोफ्लेज लिखा है आपकी बुक में, कैमोफ्लेज। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एलिफेंट के बारे में। एक बड़ा सा जानवर है और इसकी खाल बहुत मोटी होती है, अच्छी खासी त्वचा इसके ऊपर चढ़ी रहती है, तो इंसुलेशन का काम इसका भी है। इसके अलावा दैट इज़ माई इंडियन रेन फॉरेस्ट, मतलब ये रेन फॉरेस्ट में मिलता है, बारिश जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ये मिलेगा। और इसके एक दो मतलब टस्क दांत होंगे लंबे वाले, वो काम करेंगे, इसको मदद करेंगे किसी न किसी चीज़ को उखाड़ के फेंकने में, या उसको मदद करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। इसके साथ ही ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आप की पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, मतलब पेज नंबर 81 को आप देखेंगे, पेज नंबर 81 को आप देखेंगे, इसमें लिखा है की पॉइंट्स। आपको ये सारे के सारे नोट करने हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, दैट्स वाई आई टेक दिस इन ओनली सिंगल डे। एक ही दिन में मैंने इसको कंप्लीट कराया। इसके बाद आप देखेंगे सोल्व NCERT के जो क्वेश्चंस है पेज नंबर 82 पर। NCERT के क्वेश्चंस को आपको करना है, और बाकी जो इसमें एक्सरसाइज बची जिसे हम समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में ऐसे ही बोर्ड पे आपको करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए वेरी नाइस डे। आज हो गया है।